तमाम हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जिसने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा। इशफाक अहमद साहब कहते थे कि जो शख्स अल्लाह की शुक्रगुजारी से निकल जाता है फिर वो कहीं का नहीं रहता। अल्लाह हमें अपनी शुक्रगुजारी की तौफीक अता फ़रमाए। अज़ीज़ तलबा व तालबात, लेक्चर नंबर 23 में खुशामदीद। आज मौज़ूए गुफ्तगू है सीवर एपर्टेनेंसिस और डिफरेंट पाइप टाइप्स जो एज ए सीवर इस्तेमाल हो सकती हैं। तो चलते हैं बग़ैर वक्त ज़ाया किए लेक्चर नंबर 23 की तरफ। सीवर एपर्टेनेंसिस। एपर्टेनेंसिस क्या चीज़ है? Appurtenances are structures in addition to sewer pipes that are essential for the operation of a sewerage system. Appurtenances वो structures हैं जो पाइप के अलावा सीवरेज सिस्टम में होते हैं और जिनके बगैर सीवरेज सिस्टम काम नहीं कर सकता। इसकी मैं एक मिसाल से वजाहत करने की कोशिश करता हूँ। आप मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं, मोबाइल फ़ोन के साथ कुछ एक्सेसरीज़ आती हैं, मिसाल के तौर पे आपका चार्जर। गो कि वो एक बहुत छोटी सी एक्सेसरी है और हो सकता है उसकी कीमत भी मोबाइल फ़ोन के मुकाबले में बहुत ही कम हो, लेकिन उसके बगैर आप अपने मोबाइल फ़ोन को लॉन्ग टर्म बेसिस पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब भी चार्जिंग ख़त्म होगी आपको चार्जर की ज़रूरत पड़ेगी और आप उसको चार्ज करेंगे तो फिर आप उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। बिल्कुल इसी तरह सीवर एपर्टेनेंसेस को भी आप वो एक्सेसरीज़ कह सकते हैं सीवरेज सिस्टम की जिसके बगैर सीवरेज सिस्टम स्मूथली काम नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वो एपर्टेनेंसेस या एक्सेसरीज़ कौन कौन सी हैं। नंबर 1, मैनहोल्स। मैनहोल्स का जिक्र पहले भी आ चुका है, डिज़ाइन क्राइटेरिया में भी आपने देखे भी होंगे। इनलेट्स, ये शायद आपके लिए नया लफ्ज़ हो, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 3, ऑयल एंड ग्रीस ट्रैप्स। ये ऐसे ट्रैप्स होते हैं जो ऑयल और ग्रीस को सीवरेज सिस्टम के अंदर जाने से रोक लेते हैं और बाद में वहाँ से ऑयल एंड ग्रीस को रिमूव कर लिया जाता है। नंबर 4, फ्लश टैंक्स। बाज़ औक़ात सीवर लाइनें बंद हो जाती हैं और उनको फ्लश टैंक के ज़रिए जिस पे पानी होता है और उसको एक हाई वेलोसिटी के साथ रिलीज़ किया जाता है सीवरेज सिस्टम के अंदर, तो बंद पाइप खुल जाते हैं। इस लेक्चर में हम इन 2 फर्स्ट एपर्टेनेंसेस को डिस्कस करेंगे। नंबर 3 और नंबर 4, ये मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें से आप इसको देख लें। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जो नंबर है मैनहोल से। मैनहोल का पर्पस, स्पेसिंग और ये कहाँ कहाँ मुहैया किए जाते हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने डिज़ाइन क्राइटेरिया डिस्कस किया था तब भी ये चीज़ डिस्कस हुई थी और डिज़ाइन क्राइटेरिया के अंदर उनकी स्पेसिंग और दीगर चीज़ें भी डिस्कस हुई थी। मैनहोल में भी सर्कुलर, इसकी 2 शेप्स हो सकती हैं मैनहोल की, या ये सर्कुलर होते हैं या ये स्क्वायर होते हैं। कौन सी शेप इख्तियार करनी है या बनानी है ये डिपेंड करता है डेप्थ पे। अगर डेप्थ 4 फुट से कम या 4 फुट के बराबर हो तो स्क्वायर मैनहोल बनाया जा सकता है, लेकिन अगर 4 फुट से ज़्यादा होगी तो फिर सर्कुलर मैनहोल बनाया जाएगा। मैनहोल की एक तस्वीर, एक फिगर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। टिपिकल फिगर है जिसमें उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं उसको वजाहत के साथ पेश किया जाएगा। आपके सामने एक फिगर है मैनहोल की। हम टॉप से स्टार्ट करते हैं। टॉप पे कास्ट आयरन या स्टेनलेस स्टील कवर होता है। कास्ट आयरन कवर मोस्टली इस्तेमाल होते हैं लेकिन इनकी लाइफ कम होती है, ये कम कीमत होते हैं। स्टेनलेस स्टील एक बेहतर ऑप्शन है, ये लॉन्ग लाइफ होते हैं। आमतौर पे
ये कवर सर्कुलर होता है और इसका 2 फीट डाया होता है। कवर के बाद आप देख रहे हैं नीचे ये ब्रिक वर्क है और इसकी थिकनेस 9 इंच होती है। ये ब्रिक वर्क यहाँ से लेके यहाँ तक ये सर्कुलर होता है और अप टू 4 फीट ये सर्कुलर रहता है। ये वो मैनहोल है जिसकी 4 फीट से ज़्यादा डेप्थ है, याद रहे। 4 फीट के बाद ये वेरिएबल लिखा गया है, डेप्थ चेंज हो सकती है। ब्रिक वर्क विद थिकनेस ग्रेटर देन 9 इंच एज पर द डेप्थ ऑफ द मैनहोल। याद रहे कि ऊपर से लेकर 8 फुट डेप्थ तक जो वॉल थिकनेस है मैनहोल की वो 9 इंच होती है और उसके बाद जब 8 फुट से ज़्यादा डीप हो तो फिर आप उसको 4.5 इंच बढ़ाते हैं 8 फुट के बाद और फिर 4 फुट तक ये 13.5 इंच चलता है। उसके बाद फिर 4 फुट के बाद फर्दर अगर नीचे डाउन जा रहा है तो फिर आप 4.5 इंच बढ़ाते हैं। इस तरह ये चलता रहता है जहाँ तक आप इसको डेप्थ तक लेकर जाना चाहते हैं। ये आपको जो लाइंस नज़र आ रही हैं ये माइल्ड स्टील के रंग्स हैं। ये सीढ़ी की तरह होते हैं और सीवर मैन इनको पकड़ के नीचे सीवर के अंदर या मैन होल के अंदर उतर सकता है। ये आपको पाइप नज़र आ रहा है, ये सर्कुलर पोर्शन है और पाइप और मैन होल की वॉल के दरमियान PCC 124 भर दिया जाता है और इसको बेंचिंग कहा जाता है। क्योंकि पाइप मैन होल की वॉल तक आता है और फिर दूसरा पाइप उसकी फिर वॉल से शुरू होता है, तो इन बिटवीन जो डिस्टेंस होता है उसको इस बेंचिंग से पुर कर दिया जाता है और ये पाइप के मिडल तक आती है और ये सेमी सर्कुलर पोर्शन ये पाइप के साथ ज्वाइन हो जाता है। पानी पाइप में आता है और जब मैन होल से गुजरता है तो फिर वो इस बेंचिंग के पोर्शन में से गुजर रहा होता है जिसमें कि पाइप नहीं है। तो ये आप सॉर्ट ऑफ उसको एक स्पेस सर्कुलर या सेमी सर्कुलर प्रोवाइड कर देते हैं जिसमें से वो गुजर के नेक्स्ट पाइप में दाखिल हो जो सीवर के दूसरे एंड पे लगा होता है। नीचे PCC 124 ये बड़ी मजबूत होती है, ये एक बुनियाद फाउंडेशन फ्राहम करती है मैनहोल को और उसके नीचे PCC 148 है। इनकी थिकनेसेस मैंने नहीं दी, ये साइट के हिसाब से वेरी कर सकती हैं। आमतौर पे 6 इंचेस इनकी थिकनेस होती है PCC 124 और PCC 148 की। ये डायमीटर शो किया हुआ है मैनहोल का, 4 फीट इसका डायमीटर है। ये एक टिपिकल ड्राइंग है मैनहोल की। वॉल थिकनेस फॉर मैनहोल 9 inches up to 8 feet depth, or for every additional 4 feet depth increase wall thickness by 4.5 inches। यही बात जो मैंने अभी ऊपर रिपीट की है। आपके सामने एक टिपिकल मैनहोल की फिगर थी। एक और नाम आप सुनेंगे ड्रॉप मैनहोल। ये क्या चीज़ है? वेयर लेटरल्स और सब मेन्स join a deeper sewer, laterals and sub mains are kept at nominal gradient and a vertical drop is given at the manhole. This manhole is known as drop manhole and it is usually provided where level difference is greater than 2 feet. इसकी मज़ीद वजाहत मैं डायग्राम से करूँगा। इससे पहले हम ये देखते हैं कि ड्रॉप मैनहोल को क्यों मुहैया किया जाता है, वाई इट इज़ प्रोवाइडेड। फर्स्ट रीज़न, टू अवॉइड डीप एक्सकेवेशन ऑफ लेटरल सबमेन्स। नंबर 2, टू अवॉइड स्प्लैशिंग इन द मैनहोल while sewer man is carrying out any maintenance job, cleaning etc. in the manhole। अब ये दो चीज़ें मैं आपको वाज़े करूँगा इस
डायग्राम के ज़रिए जो एक ड्रॉप मैन होल की है। फर्ज करें कि ये एक सीवर है जो बड़ा डीप जा रहा है और इसमें किसी और सीवर ने, जो कि लेटरल भी हो सकता है, कोई सब मेन भी हो सकता है, उसने ज्वाइन करना है। ये सीवर जो है, जो लेटरल या सब मेन हो सकता है, इसको हम उसी ग्रेडियंट पे रखते हैं जो इसका ग्रेडियंट बैक कैलकुलेशन टेबल में दिया हुआ है या आप हाइड्रोलिक स्टेटमेंट में निकालते हैं। ऑब्वियसली अगर आप इसको यहाँ ओपनिंग देंगे तो जब वेस्ट वाटर यहाँ गिरेगा तो ये स्प्लैशेस पैदा करेगा। अगर मैन होल के अंदर सीवर मैन उतरेगा तो यहाँ से उसके ऊपर वेस्ट वाटर गिर रहा होगा और वो काम नहीं कर सकेगा सफाई का या मेंटेनेंस का जिसके लिए वो मैन होल में उतरा है। लिहाजा इस चीज़ को रोकने के लिए हम एक वर्टिकल ड्रॉप प्रोवाइड करते हैं ताकि ये पानी बजाय इसके कि यहाँ से आके गिरे, ये यहाँ से आके ये बेंचिंग के ऊपर रिलीज़ हो और कोई स्प्लैशिंग वगैरह ना हो। इस मैन होल को जो आपके सामने है ड्रॉप मैन होल कहा जाता है और ये उस वक्त प्रोवाइड किया जाता है जब इस डीपर सीवर और जो भी सीवर यहाँ ज्वाइन कर रहा है मैन होल के ऊपर, उनका जो लेवल डिफरेंस है वो 2 फुट से ज़्यादा हो। अगर 2 फुट से कम हो तो फिर ड्रॉप मैन होल नहीं दिया जाता। तो ऐसा मैन होल जिसमें मैन होल पे एक वर्टिकल ड्रॉप दिया जाता है ज्वाइनिंग सीवर को, उसको ड्रॉप मैन होल कहा जाता है। दूसरा जो अपॉर्टिनेंसेस में दूसरे नंबर पे इनलेट्स हैं। इनलेट्स बेसिकली ये वो ओपनिंग्स हैं जिसके ज़रिए स्टॉर्म वाटर सीवर के अंदर दाखिल होता है। ये आमतौर पे सड़कों के किनारे आपने देखा होगा। अभी इसकी पिक्चर्स और फिगर दोनों आपके सामने आएगी तो मज़ीद वजाहत हो जाएगी। इनलेट्स क्या हैं? ओपनिंग इन द स्ट्रीट सरफेस और मैन होल कवर टू परमिट द एंट्रेंस ऑफ स्टॉर्म वाटर और स्ट्रीट वॉश। सड़कों को बाज़ औक़ात धोया भी जाता है। धोने के बाद वो पानी इन इनलेट्स के ज़रिए सीवर में चला जाता है। दे आर यूजुअली ऑफ 2 टाइप्स। इनकी 2 किस्में होती हैं। पहली किस्म है कर्ब इनलेट। आपके सामने एक डायग्राम है और इसके बाद एक पिक्चर के ज़रिए मैं दिखाऊंगा कि कर्ब इनलेट कैसी होती है और आपने ज़रूर इसको देखा होगा। अगर आप गेट नंबर 3 से यूईटी में एंटर हों और सड़क के जो दोनों साइडों पे फुटपाथ बना है उसके किनारों को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको वहाँ कर्ब इनलेट नज़र आएगी। इस पिक्चर के ज़रिए मैं वजाहत करता हूँ। ये पोर्शन रोड का है और ये एक वर्टिकल ग्रेटिंग जाली लगी हुई है जिसके ज़रिए बारिश के बाद पानी इस जाली से गुज़र के इसके अंदर चैनल के अंदर दाखिल होता है। ऊपर RCC 124 की फुटपाथ है। ये ब्रिक मेसनरी की वॉल है। ये एक चैनल बना हुआ है। ये चैनल आमतौर पे फुटपाथ के नीचे स्टॉर्म वाटर को कलेक्ट करने के लिए चैनल बना दिया जाता है जो आपको बज़ाहिर ऊपर देखने से महसूस नहीं हो रहा होता, लेकिन ये ग्रेटिंग बता रही होती है कि यहाँ पे कोई कैरियर है, कोई चैनल है जिसमें स्टॉर्म वाटर एंटर होगा और फिर किसी एक जगह सीवर का कनेक्शन देके उसको सीवर के अंदर डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। कर्ब इनलेट जो है वो वर्टिकल ग्रेटिंग होती है। आपके सामने एक पिक्चर आ रही है, आप ये देखें। ये एक रोड है, ये आपको नज़र आ रहा है फुटपाथ है और इसके अंदर ये ओपनिंग फुटपाथ के अंदर बनाई गई है और यहाँ आपको देखने में नज़र तो नहीं आ रहा होगा लेकिन यहाँ ग्रेटिंग या जाली लगी होगी। पानी जब बारिश का आता है सड़क पे तो वो ग्रेटिंग से गुज़र के और इसके नीचे एक कैरियर होता है, नाला बना होता है, उसे नाला कह लें या आप उसको एक चैनल कह लें जिसमें ये स्टॉर्म वाटर एंटर होता है और फिर किसी एक जगह वो चैनल सीवर सिस्टम से कनेक्ट होती है। तो ये तो थी कर्ब इनलेट। दूसरे नंबर पे जो या दूसरी टाइप है वो गटर इनलेट है। गटर इनलेट जो है वो
वर्टिकल नहीं होती, वो हॉरिजॉन्टल होती है। ये हॉरिजॉन्टल ग्रेटिंग लगी हुई है। ये ग्रेटिंग एक चैनल के ऊपर लगी हुई है और वो ब्रिक मेसनरी से बना है। इस साइड पे फुटपाथ नज़र आ रही है और ये चैनल फिर किसी एक सीवर से कनेक्ट होती है और ये रन ऑफ आ रहा है सड़क से और इसके अंदर दाखिल होगा, गुजरेगा और फिर ये बहता हुआ इस सीवर के ज़रिए, एक कनेक्टिंग सीवर के ज़रिए मेन सीवर के अंदर चला जाएगा। ये फ़र्क क्या दोनों में है? कर्ब और गटर इनलेट में कर्ब इनलेट वर्टिकल होती है और गटर इनलेट हॉरिजॉन्टल लगी होती है। आपके सामने पिक्चर में एक गटर इनलेट आपको नज़र आ रही है, ये हॉरिजॉन्टल लगी हुई है। ये सड़क है, ये सड़क के किनारे इसको लगाया गया है। ऊपर आपको ग्रेटिंग नज़र आ रही है। पानी बारिश का जब सड़क पे गिरता है तो इसमें दाखिल होता है इस ग्रेटिंग के ज़रिए, ओपनिंग के ज़रिए, और फिर यहाँ से आके वो कनेक्ट हो जाता है सीवर के साथ। ये तो था डिफरेंट एपर्टिनेंसेस। Appurtenances are accessories or additional structures which are essential for the working of the sewerage system. अब हम आ रहे हैं पाइप्स की तरफ। कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ पाइप्स हैं जो बतौर सीवर पाइप इस्तेमाल हो सकते हैं। हम देखते हैं। नंबर 1 पे है PVC-U, नॉन प्रेशराइज्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसको PVC-U कहते हैं। वाटर सप्लाई में आपने पढ़ा होगा PVC पाइप। PVC पाइप जो है वो प्रेशर ले सकता है, ये प्रेशर नहीं ले सकता। ये स्पेसिफिकली वेस्ट वाटर के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि वेस्ट वाटर अंडर ग्रेविटी फ्लो होता है, वो प्रेशराइज्ड नहीं होता। सीवर पाइप नेचुरल कंडीशंस और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर फ्लो हो रहा होता है, तो वो कोई प्रेशर एग्जर्ट नहीं करता पाइप पे। इसलिए अगर वेस्ट वाटर की कलेक्शन के लिए इस्तेमाल हो तो वो PVC-U पाइप होता है। ये आम तौर पे RCC पाइप से कुछ महंगा होता है। Their use has increased recently, especially for smaller diameters up to 12 inches. Recently मशरिक़ वस्ता में, गल्फ़ में, कंट्रीज़ में ये इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया, ख़ास तौर पे जहाँ डायमीटर छोटे की ज़रूरत थी सीवर पाइप के लिए। इनका फ़ायदा क्या है? एक तो ये लाइटर होते हैं वेट में और एक दिन के अंदर आप बहुत सारा पाइप लगा सकते हैं। प्रोग्रेस बड़ी अच्छी लेइंग एंड जॉइंटिंग की अचीव होती है एज़ कम्पेयर टू RCC पाइप। दूसरा जो टाइप ऑफ पाइप है जो बतौर सीवर इस्तेमाल हो सकता है वो एस्बेस्टॉस सीमेंट पाइप है, AC पाइप। तीसरा पाइप जो बतौर सीवर इस्तेमाल हो सकता है वो PCC है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट पाइप। दे आर नॉर्मली यूज फॉर स्मॉलर साइजेस। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये आम तौर पे हाउस सीवर्स जितने भी हैं जो आपके घर के अंदर लगते हैं वो PCC पाइप्स होते हैं, 6 इंच के। आम तौर पे इनको स्टॉर्म ड्रेन्स के लिए या सैनिटरी सीवर्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो ASTM के मुताबिक इसको बनाया जाता है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स। EW स्टील के अंदर इनका जो डायमीटर है वो 4 इंच से लेके 24 इंच तक लिखा गया है। हो सकता है USA में ये मैन्युफैक्चर भी होते हों इतने बड़े डायमीटर के PCC पाइप और इस्तेमाल भी होते हों। पाकिस्तान के अंदर ये इस्तेमाल नहीं होते। पाकिस्तान में इनका इस्तेमाल सिर्फ घर के अंदर तक महदूद है और ना ही आपको 24 इंच, 18 इंच या 21 इंच का पाइप किसी भी जगह मैन्युफैक्चर होता हुआ नज़र आएगा या कीमतन मिलेगा। इसको कोई भी फैक्ट्री RCC की प्रिपेयर नहीं करती। अलबत्ता स्टील में इसका साइज़ 24 इंच तक दिया गया है और इसकी 3 क्लासेस होती हैं ASTM के मुताबिक, क्लास 1 पाइप, क्लास 2 पाइप, क्लास 3 पाइप। अब इनमें फ़र्क क्या है? इसकी स्ट्रेंथ क्लास 1 की कम होती है, क्लास 2 की उससे ज़्यादा,
क्लास 3 की उससे भी ज़्यादा। वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो डेड लोड ज़्यादा ले सकता है। इसमें प्रेशर का तो इशू नहीं हो सकता सीवर पाइप में, क्योंकि अंडर ग्रेविटी फ्लो कर रहा होता है, नॉन प्रेशराइज्ड फ्लो होता है। तो इसमें जो मसला होता है वो जब ये डीपर जाता है सीवर, तो ऊपर से जो डेड लोड आ रहा है वो बढ़ता जाता है और उससे वो पाइप स्ट्रक्चरली फेल हो सकता है। तो इसलिए डीपर जो सीवर्स हैं वो क्लास 3 के भी हो सकते हैं, ताकि वो डेड लोड ले सकें। वॉल थिकनेस इसकी 3 तरह की होती है, वॉल ए, वॉल बी, वॉल सी। वॉल ए थिकनेस, इसकी थिकनेस ज़रा कम होती है, बी उससे ज़्यादा और सी उससे ज़्यादा। नॉर्मली बी वॉल थिकनेस का पाइप इस्तेमाल होता है। अब हम उस पाइप की तरफ आ रहे हैं जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो है RCC, री इन्फोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट पाइप। नॉर्मली सैनिटरी सीवेज के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, ये पार्शली कंबाइंड के लिए भी हो सकता है, कंबाइंड के लिए भी हो सकता है। साइजेस इसमें पाकिस्तान में जो मिल रहे हैं वो 9 इंच से लेके 72 इंच तक। 72 इंच जो है 6 फीट डायामीटर, इसमें आप पूरे के पूरे खड़े भी हो जाएं, ये इतना बड़ा पाइप होता है। पाकिस्तान में ये लगते हैं। 72 इंच का पाइप लाहौर में बेशुमार जगह पे लगा हुआ है और इसमें जो क्लासेस हैं वो 5 हैं RCC पाइप में, अकॉर्डिंग टू ASTM, अमेरिकन सोसाइटी फॉर द टेस्टिंग ऑफ मटेरियल। कौन सी क्लासेस हैं? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 5। क्लास 1 सबसे कम लोड लेता है। वीकेस्ट से ये ना समझें कि ये बहुत वीक सा होता है, इसका मतलब ये है कि ये जो डेड लोड है इसकी कैरिंग कैपेसिटी वो कम होती है। क्लास 2 की ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ मोस्टली क्लास 2 पाइप इस्तेमाल हो रहा है। अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस जब डेड लोड ज़्यादा हो तो क्लास 3 भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वॉल थिकनेस जो RCC पाइप में अवेलेबल है वो वॉल ए, वॉल बी, वॉल सी। वॉल ए थिकनेस जो है ये मिनिमम थिकनेस होती है RCC पाइप की। वॉल बी थिकनेस ये नॉर्मल थिकनेस जो यूज़ होती है। हमारे यहाँ याद रहे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और वासा जो है आम तौर पे क्लास 2 और वॉल थिकनेस बी ये इस्तेमाल करते हैं। वॉल थिकनेस सी जो है वो बी से भी थिकनेस ज़्यादा हो जाए तो उसको वॉल थिकनेस सी कहा जाता है। ये तमाम तफासील कि क्लास 1 पाइप, क्लास 2 पाइप, क्लास 3 पाइप ये कितना कितना लोड ले सकते हैं, वॉल थिकनेस ए कितने इंच होती है, वॉल थिकनेस बी कितने इंच होती है, वॉल थिकनेस सी कितने इंच होती है, ये ASTM स्पेसिफिकेशन जिनको C76 कहा जाता है उसमें तमाम तफसील ये दी गई है। और अगर आप देखना चाहते हैं तो बुक, आपकी टेक्स्ट बुक, उसका जो एनेक्चर है उसके अंदर ये तमाम तफसील दी गई है कि क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 तक के पाइप की रीइंफोर्समेंट डिटेल्स, उनका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है, ये तमाम की तमाम वहाँ दे दी गई है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मैं आपको, मुझे ईमेल कर दें, मैं आपको ASTM की जो स्पेसिफिकेशन है जिसमें क्लास 4 और क्लास 5 पाइप तक सारी तफसील दी गई है वो आपको ईमेल के ज़रिए मैं भेज दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 23 को कंक्लूड करते हैं। आज हमने जो चीज़ें डिस्कस की उनको क्विकली मैं समराइज़ करता हूँ। सबसे पहले सीवर एपर्टिनेंसिस पे बात हुई। 4 डिफरेंट टाइप्स हैं एपर्टिनेंसिस की। मैन होल्स हैं, ऑयल एंड ग्रीस ट्रैप हैं, इनलेट्स हैं और फ्लश टैंक्स हैं। आज के लेक्चर में हमने मैन होल्स को और इनलेट्स को डिस्कस किया। ऑयल एंड ग्रीस ट्रैप और फ्लश टैंक्स ये आप टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं।
दूसरे नंबर पे जो चीज़ डिस्कस की वो डिफरेंट पाइप्स जो बतौर रिसीवर इस्तेमाल हो सकते हैं उनको डिस्कस किया गया। डिफरेंट टाइप्स हैं। पीवीसी यू पाइप भी इस्तेमाल हो सकते हैं स्मॉल डायमीटर्स के लिए, 12 इंच तक के लिए। अलावा जी हमारे पास एसी पाइप हैं, उनको भी बतौर रिसीवर इस्तेमाल किया जा सकता है। पीसीसी पाइप है। पीसीसी पाइप हमारे यहाँ सिर्फ इंटरनल जो प्लम्बिंग सिस्टम होता है उसमें जो वेस्ट वाटर को पाइप कैरी करता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है आम तौर पे। और पीवीसी यू पाइप भी घरों में बतौर वेस्ट वाटर कलेक्शन नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है। और आखिर में आरसीसी पाइप्स जो कि मोस्ट कॉमनली पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वासा इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ आरसीसी पाइप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। आरसीसी पाइप जो है उसको एएसटीएम स्पेसिफिकेशन के मुताबिक बनाया जाता है। एएसटीएम स्पेसिफिकेशन बताती हैं कि पाइप आरसीसी 5 डिफरेंट क्लासेस में, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 में बन सकता है। वॉल थिकनेस 3 तरह की हो सकती हैं, वॉल थिकनेस ए, वॉल थिकनेस बी, वॉल थिकनेस सी। तो ये तमाम तफसील के उसमें स्टील रीइंफोर्समेंट क्या होनी चाहिए और उसका कैरिंग कैपेसिटी डेड लोड की कितनी मैक्सिमम होती है या किस हद तक उसको डेड लोड पे एक्सपोज करना चाहिए, तमाम तफसील ASTM स्पेसिफिकेशन में दी गई हैं। आपकी किताब के टेक्स्ट बुक पे एंड पे भी कुछ चीज़ें दी गई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको ASTM स्पेसिफिकेशंस की सॉफ्ट कॉपी भेज सकता हूँ अगर आप मुझे ईमेल करें। लेक्चर 23 को कंक्लूड करते हैं। आप अपना ख्याल रखें, तमाम हिफाजती तदाबीर पे अमल करते रहें। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फ़रमाए और आपसे राज़ी हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।